इस वीडियो में हम अस्थि के बारे में बात करेंगे, कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, अस्थि क्या है? अस्थि मतलब हड्डी क्या है? विकल्प देखें आप, शरीर का सबसे कठोर ऊतक या संयोजी ऊतक या उपरोक्त दोनों सही है। तीन विकल्प ही हैं इस क्वेश्चन में अपने पास। तो हड्डी क्या होती है? शरीर का सबसे कठोर ऊतक होती है, सबसे कठोर ऊतक। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं वह ऊतक जो पूरे शरीर में पाया जाता है। जैसे रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक है। हड्डी क्या है? एक संयोजी ऊतक है। जो ऊतक पूरे शरीर में पाया जाता है उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। तो जैसे रक्त की और हड्डी की तुलना करते हैं तो उनमें से कठोर कौन सा है? हड्डी है। तो हड्डी शरीर का सबसे कठोर ऊतक है, इसलिए दोनों विकल्प ही अपने सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? एक वयस्क मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। ये सबको पता है, 206 अस्थियां होती हैं। अनुबंधीय कंकाल तंत्र में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अनुबंधीय कंकाल तंत्र, हाथ और पैर, हाथ और पैर इन दोनों को अनुबंधीय कंकाल कहा जाता है। और बाकी जो शरीर होता है, वो सारा का सारा जो शरीर होता है उसे अक्षय कंकाल कहा जाता है। यानी कि जो बीच का हिस्सा है, हाथ और पैर को छोड़ के जो हिस्सा है उसे एक्सियल गिल्ड कहते हैं, और हाथ और पैरों को अनुबंधीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। तो उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? हाथ और पैर में दोनों में कुल मिला के 126 अस्थियां होती हैं। क्या बोलते हैं उसे? अनुबंधीय कंकाल कहा जाता है। अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ है। अस्थियों में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ है, कौन सा पाया जाता है? देखो, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, एक बार थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर पे काम करते हैं अपने। देखिए आप, यहां जो बात करते हैं अपने अस्थि की बात करते हैं। अस्थि में क्या होता है कि 25% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। 25% क्या पाया जाता है? पानी। प्रतिशत की बात चल रही है यहाँ पे। और इस बाकी जो बचा हुआ यहाँ पे 75% जो हिस्सा है, उसमें से 35% हिस्सा और 40% हिस्सा इसको बांट लेते हैं। ये जो 35% हिस्सा होता है, ये होता है कार्बनिक पदार्थ का। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ इसका होता है। और बाकी 40% हिस्सा है, इसे बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये जो हिस्सा है कार्बनिक पदार्थ का, इसके अंदर जैसे कार्बनिक पदार्थ मतलब जिनके निर्माण में कार्बन सहयोग करता है या कार्बन उपस्थित होता है, जिसकी संरचना में कार्बन उपस्थित होता है, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इन तीनों में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, इसलिए इन्हें कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। ये तीनों क्या करते हैं? हड्डी की वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। किसमें? वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ये शरीर की हड्डियां जो होती हैं उनका वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। इनमें क्या होता है कि एक जो हड्डी के बीच में बोन मैरो जो होता है, क्या होता है? बोन मैरो। इस बोन मैरो में एक कोशिका पाई जाती है। वह कोशिका जो होती है वो ओडियोब्लास्ट से बनी होती है। किससे बनी होती है? ओडियोब्लास्ट। ओडियोब्लास्ट से बनी होती है। और ये ओडियोब्लास्ट होती है, ये ऊर्जा स्टोर का काम करती है। आपने सुना होगा एटीपी कहाँ स्टोर रहती है? आपने सुना होगा एटीपी मांसपेशियों में स्टोर रहती है और कहीं नहीं रहती। जबकि जो एटीपी होती है वह हमारे बोन मैरो के जो कोशिका होती है उसमें ओडियोब्लास्ट पाया जाता है। और ओडियोब्लास्ट के अंदर क्या होता है? ऊर्जा भंडार यानी कि एटीपी का स्टोर किया जाता है। और ये किस में काम आती है? ये हड्डियों के वृद्धि और विकास में काम में आती है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे अपने ये है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि। सोडियम आदि ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। दो और होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है। तो ये सारे सारे क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हड्डी को कठोर बनाने का काम करते हैं। मुख्य रूप से क्या करते हैं? हड्डी को कठोर और मजबूत बनाने का काम करते हैं। मुख्य रूप से कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस।
हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? कैल्शियम की होती है, इनमें से अगर बात करें तो। उसके बाद क्या होती है? फास्फोरस। ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं और ये दोनों ही क्या करते हैं? हड्डी की मजबूती, हड्डी का कड़ापन, हड्डी का कठोरपन उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये इनकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये प्रश्न भी अपना सही है, तो इसको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखते हैं। तो क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ है जो वो कौन सा पाया जाता है? अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ है फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन तो है ही नहीं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ सोडियम। इनमें से सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? कैल्शियम की होती है। अस्थियों की मजबूती, कड़ापन, कठोरपन का कारण कौन है? अस्थियां मान लो, या यहाँ पे दांत भी लिखे आ सकते हैं। दांत की मजबूती का और कड़ेपन का, कठोर का कारण क्या है? फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। ये फास्फोरस दो बार आ गया है, तो क्या जाएगा इसमें? अगर एक ही चुनना हो तो क्या जाएगा? कैल्शियम। दूसरा चुनना हो तो साथ में क्या जाएगा? फास्फोरस। कोमल आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखने वाली अस्थि का आकार होता है। ये कहते हैं जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो आंतरिक कोमल अंग है, जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, अपना मस्तिष्क है, इसको जो सुरक्षित रखती हैं हड्डियां, उनकी आकृति कैसी होती है? आकृति के अनुसार हड्डियों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली तो लंबी अस्थियां, जैसे कि अपनी ह्यूमरस है, ये रेडियस है, अल्ना है, फीमर है, टीबिया है, फिबुला है। ये जो हड्डियां हैं, ये क्या काम करती हैं? ये लीवर का काम करती है मुख्य रूप से। छोटी जो हड्डियां होती हैं, जैसे क्या क्या होती हैं? ये अपने मणिबंध, जिन्हें कार्पस बोलते हैं, ये छोटी अस्थियां में होती हैं। कंड्रास्थि, कंड्रास्थि होती है हड्डी और उपास्थि, मतलब अस्थि और उपास्थि, यानी कार्टिलेज और हड्डी के बीच का सा काम होता है। इसको बोलते हैं सिस्मॉइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मॉइड बोन बोलते हैं। एक ही होती है, और एक क्या होती है? चपटी होती है। ये चपटी जो अस्थियां होती हैं, ये हमेशा उसी स्थान पर पाई जाती है जहां किसी अंग को, कोमल अंग को ढकना होता है। जैसे अपने मस्तिष्क को ढकती है कौन सी? ये हड्डियां ये होती है, ये पूरे इस तरीके से चपटी होती है, ये पूरे मस्तिष्क को ढक लेती है, चेहरे को ढकी रहती है। हमारी पसलियां देख लो आप, फेफड़े को और हृदय को ढकी रहती हैं। तो इस प्रकार की अस्थियां को क्या करती हैं? ये आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सा हो जाएगा अपना? चपटी। ये आ गया सिस्मॉइड, यानी कि कंड्रास्थि अस्थि पाई जाती है। ये हमेशा जोड़ के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जोड़ के। खोपड़ी में नहीं मिलेगी, गले में नहीं मिलेगी, वक्ष में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी आपको? ये जोड़ के पास पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपने, कि घुटने का जो जोड़ है, घुटने का जोड़ है, वहां पर पटेला, यानी कि जिसे बोलते हैं ढकनी, वो पटेलास्थि कौन सी है? पटेलास्थि किसका उदाहरण है? सिस्मॉइड बोन का। या इस पटेले को बोलते हैं परिवर्तनशील अस्थि। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? परिवर्तनशील अस्थि कहा जाता है इस पटेला को। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से अस्थि का कार्य क्या है? क्या क्या काम करती है हड्डी? ऊर्जा भंडारण का काम, ढांचा प्रदान करने का काम, सुरक्षा प्रदान करने का काम, या उपरोक्त सभी करते हैं? वैसे अपना सीधा ध्यान किस पे आता है? ऊर्जा भंडारण का। ये हड्डियां ऊर्जा कैसे भंडारित करती हैं? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी जो ऊर्जा होती है, एटीपी होती है, वो मांसपेशियों में स्टोर रहती है। उसके साथ साथ हड्डियों की जो बोन मैरो की कोशिका होती है, वह ओडियोब्लास्ट से बनी होती है, और ओडियोब्लास्ट का काम होता है एटीपी को सुरक्षित रखना। यानी कि कोशिकाओं में, हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो की कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी ऊर्जा संग्रहित रहती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अपना कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑडियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, मायोलॉजी, उपरोक्त सभी। हड्डियों की जो अध्ययन करने वाली विज्ञान है उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, जोड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को बोलते हैं ऑर्थोलॉजी, और मांसपेशियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को बोलते हैं मायोलॉजी। तो अपना कौन सा था? हड्डियों का अध्ययन, ये आ जाएगा। अस्थि के जोड़ों का अध्ययन कौन सा विज्ञान करता है? तो कौन सा करता है? ऑर्थोलॉजी करती है। अस्थियों के बीच में खोखले स्थान में पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? अस्थि मज्जा, मेरुरज्जु, लाल रक्त कणिका, सफेद रक्त कणिका। अस्थियों के बीच में अस्थि मज्जा पाया जाता है। मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु जो होता है वह रीढ़ की हड्डी के बीच में खोखले स्थान में पाया जाता है। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा, अस्थियों के बीच में खोखले स्थान में पाए जाने वाला द्रव। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं। यहाँ अपने कंफ्यूजन दूर करेंगे कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है।
इस पे देखो आप थोड़ा सा, अपने क्या है कि खोपड़ी का मतलब किस लेते हैं, अपने खोपड़ी का मतलब सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से लेते हैं, जबकि इसको बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। और दूसरा होता है चेहरा। कपाल और चेहरा दोनों मिलकर क्या बनती है? खोपड़ी बनती है। सही बात तो ये, आपने कभी देखा है कि खोपड़ी किसी जानवर की, मरे हुए जानवर की या किसी इंसान की खोपड़ी देखी हो आपने? किसी मतलब नमून मॉडल में देखी हो आपने? खोपड़ी के अंदर क्या होता है? सारा सारा चेहरा साथ में होता है, तो वास्तव में खोपड़ी में चेहरा क्या होगा? साथ में होगा। इस कपाल के अंदर अस्थियां पाई जाती है 8, इसमें पाई जाती है 14, और 14 और 8 कितने हो गए? 22। तो वैसे देखें तो खोपड़ी के अंदर 22 अस्थियां होती हैं। ठीक है, अब एक बार आप थोड़ा सा ये देखो क्वेश्चन। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या है 26, 28, 30, 31। अब इसने 22 दिए नहीं है। अब आगे देखो, एक इसमें और जोड़ दो कान, और कान में 3 इस कान में, 3 दूसरे कान में, 6 अस्थियां होती हैं। इसमें जोड़ दो 6, कितने हो गए? 28। इस विकल्प से अगर काम चलाने हैं, विकल्प यही है, तब तो हो जाएगा 28। और ये क्वेश्चन कब आया? यूपीटीजीडी 2001 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए आप। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या है 20, 22, 21, 23। 28 वाला ऑप्शन नहीं है, इनको उड़ा दो। पीछे कितनी बची? 22। तो कितनी हो जाएगी? 22। ये आरपीएससी 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये अपने को ध्यान में रखना है। शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? सबसे मजबूत? मैंडिबल, फीमर, ह्यूमरस। ये पूरे शरीर की, पूरे शरीर की, पूरे शरीर की मजबूत अस्थि कौन सी है? मैंडिबल। मैंडिबल होती है निचला जबड़ा, ये वाला सबसे मजबूत होता है। और इसकी विशेषता और बताता हूं आपको निचले जबड़े की। निचला जबड़ा पूरी की पूरी जो अपनी बॉडी है, उस पूरी बॉडी के अंदर जो अपना ऊपर का हिस्सा होता है, खोपड़ी के अंदर क्या होती है, किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? इसमें फाइबर ज्वाइंट पाया जाता है, यानी इसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। तो खोपड़ी में एकमात्र एक निचला जबड़ा ऐसा है जो मूवमेंट कर सकता है, बाकी और कोई हड्डी मूवमेंट नहीं करती है। और ये किसी भी हड्डी के साथ दूसरी किसी हड्डी के साथ ज्वाइंट नहीं बनाती है। ये एक लिगामेंट्स के द्वारा टेम्पोरल बोन से जुड़ी रहती है, और जीभ भी इसी लिगामेंट से जुड़ी रहती है। तो मैंडिबल शरीर की सबसे मजबूत अस्थि है। फीमर जो है वो पैर की सबसे मजबूत अस्थि है। ह्यूमरस जो है वो हाथ की सबसे मजबूत अस्थि है। ये तीनों प्रश्न अपने को अलग अलग याद करने पड़ेंगे। शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि कौन सी है? लंबी और भारी, फीमर। सबसे भारी और सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। एक वयस्क की रीढ़ की अस्थि में कुल कितने टुकड़े होते हैं? कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं इसके अंदर टुकड़े सारे के साथ। निम्न में से देखिए आप, पहली 7 पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती हैं। 8 से 10, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 8वीं से 10वीं पसली अवास्तविक पसली कहलाती है। 11वीं और 12वीं पसली तैरती यानी फ्लोटिंग पसली कहलाती है, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। यह चारों कथन सही है, ये क्वेश्चन यही है। अब इसको एक बार क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? ये कहता है कि जो हमारे, सबसे पहले आपको एक बोन बताता हूं आपको मैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप। थोड़ा सा मैं सही नहीं बन पा रही है ये क्या है? इसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी होती है? ये जो रिब्स के बीच में पाई जाती है, स्टर्नम बोन होती है ये। इसकी आकृति कैसी होती है? कटारनुमा। क्वेश्चन में क्या दिया है? कटारनुमा। एक कटार के समान होती है ये स्टर्नम। क्या होती है? कटारनुमा। टी, इंग्लिश के टी जो वर्ड है उसके समान इसकी आकृति मानी जाती है। ये क्या होते हैं? इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3। ये क्वेश्चन तो आगे आएगा तब करेंगे। इसके कितने हिस्से होते हैं? 3। ये स्टर्नम बोन है अपनी। अब इसको एक बार आप देखो क्या बताना चाह रहे थे इसमें। इसमें क्या होता है कि पीछे से जो रीढ़ की हड्डी के 12 जो मणके होते हैं, ये रीढ़ की हड्डी है अपनी। रीढ़ की हड्डी के पहले जो 7 कशेरुका होती है, 7 टुकड़े होते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाइकल। फिर जो 12 होते हैं उनको बोलते हैं थोरसिक, यानी कि वक्ष प्रदेश, सीने का प्रदेश। ठीक है। फिर 5 होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कटी प्रदेश, यानी कि लुम्बर रीजन। तो ये टुकड़े होते हैं। इन 12 जो पसलियों के टुकड़े होते हैं वक्ष प्रदेश के, उनसे पीछे 12 जोड़ी रिब्स जुड़ के आगे की ओर आ जाती है।
जब वो आगे की ओर आती है पीछे से, तो पहली बोन, पहली पसली, दूसरी पसली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये जो पहली 7 रिब्स हैं, कौन सी? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ये जो पहली, जो अपनी 7 रिब्स हैं, ये स्टर्नम से जुड़ी रहती है डायरेक्ट, पीछे रीढ़ की हड्डी से, आगे स्टर्नम से। इनको बोलते हैं वास्तविक पसली, बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? वास्तविक पसली। और फिर क्या होता है? ये पीछे से 8वीं, फिर पीछे से 9वीं और फिर ये 10वीं। इधर भी 8वीं, फिर 9वीं और फिर ये 10वीं। ये जो पसलियां होती हैं, तीनों पसलियां, ये 7वीं पसली से जुड़ी रहती हैं, 7वीं रिब से जुड़ी रहती हैं। इनको बोलते हैं तीनों को अवास्तविक पसलियां। क्या बोलते हैं इनको? अवास्तविक पसलियां। फिर पीछे से कौन सी आएगी? 11वीं, फिर 12वीं। इधर से कौन सी आएगी? 11वीं, फिर 12वीं। ये 11वीं 12वीं बोन आगे से किसी से जुड़ी हुई नहीं रहती है। मुख्य रूप से मतलब गर्भावस्था के समय महिलाओं, बच्चे को पेट के अंदर जगह चाहिए, उसके लिए क्या होता है कि ये इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई होती है। पेट के लिए, पेट की कार्यों को अंजाम देने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। तो ये जो है, ये जो होते हैं, इनको बोलते हैं तैरती हुई पसली, तैरती पसलियां या फ्लोटिंग रिब्स इनको कहा जाता है। कौन सी को? 11वीं और 12वीं। तो पहली 7 स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, फिर 3, 8वीं, 9वीं, 10वीं 7वीं पसली जुड़ी रहती हैं, और 11वीं 12वीं क्या होती है? आगे से खुली रहती है। ये प्रश्न था हमारा। अब देखिए, पहली 7 पसलियां वास्तविक पसली जुड़ी रहती हैं, ये सही बात है। 8वीं, 9वीं, 10वीं अवास्तविक पसली कहलाती है, ये सही बात है। 11वीं 12वीं तैरती पसलियां कहलाती हैं, सही बात है। यानी कि सारी की सारी बातें इसकी सही है। अब आ गया वही बात, कटारनुमा अस्थि स्टर्नम का सबसे बड़ा व चौड़ा भाग है। ये कहता है जो ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा था, ये वाला, इसमें 1 नंबर ये, 2 नंबर, 3 नंबर। ये कहते हैं इनमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है इन तीनों में से? इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, पहले जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं मनुबरियम। क्या बोलते हैं इसको? ये होता है मनुबरियम। ये देखो, पहला हिस्सा क्या बोलते हैं इसको? मनुबरियम। दूसरे को बोलते हैं हीरोयोलस, तीसरे को एक्सीफाइड, और ये नाम ऐसे ही दे रखा है। सबसे पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा होता है। और इसी प्रकार से ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये सबसे लंबा हिस्सा होता है, ये सबसे लंबा हिस्सा होता है, और ये सबसे छोटा और अंतिम हिस्सा होता है। ये अपने को याद रखना है। तो ये हो जाएगा मनोब्रियम। उसके बाद देखिए आप प्रश्न, स्केफाइड अस्थि पाई जाती है। स्केफाइड अस्थि हमारी जो टार्सल्स जो होते हैं, ये टार्सल्स, इनमें एक अस्थि होती है, यानी कि जो टुकड़े होते हैं टार्सल्स के, उनमें से एक जो टुकड़ा है उसका नाम होता है स्केफाइड। क्या होता है? स्केफाइड बोन। घुटने में नहीं, टखने में नहीं, कमर में नहीं, ये कहां पाई जाती है? कलाई में पाई जाने वाली एक कार्पस का नाम है। इलियम, प्यूबिस और इस्चियम हड्डियों से मिलकर किसका निर्माण होता है या किसका निर्माण करती है? ये 3 अस्थियां होती हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। ये तीनों मिलकर क्या करती हैं? एक कूल्हे को बनाती है, एक हिप्स को बनाती है, हमारी एक हिप को बनाती है, तीनों मिलकर। और इसी क्रम में होती हैं ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फिर एक कूल्हे के अंदर 3 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी कि 3 इन अस्थियों से एक कूल्हा बनता है, और 2 कूल्हों से एक श्रोणी मेखला का निर्माण होता है। तो इलियम, प्यूबिस और इस्चियम मिलकर कूल्हे का निर्माण करते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट कहलाते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट कहलाते हैं। इसका एक अलग से अपना वीडियो बनाया गया है, जो इससे पहले डाला गया है जोड़ों के बारे में, वो देखना होगा, वहां से आप देख सकते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट, जिस ज्वाइंट के अंदर गति होती है, पूर्ण गति होती है, गतिशील, उसमें जोड़ को घिसने से बचाने के लिए उसमें एक चिकनाई युक्त पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, उसे बोलते हैं साइनोवियल लिक्विड बोलते हैं, और यह पाया जाता है पूर्ण सा जोड़ के अंदर। इसलिए इन ज्वाइंट्स को साइनोवियल ज्वाइंट कहा जाने लगा है। सूत्र जोड़ कहां पाया जाता है? वास्तव में ये गतिहीन जोड़ है। क्या होता है? गतिहीन जोड़, या इसको बोलते हैं फाइबर ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? फाइबर ज्वाइंट। ये होता है साइनरथ्रोसिस, साइनरथ्रोसिस ये होता है इनका नाम।
या सिस का मतलब होता है फाइबर, सिस का मतलब क्या है, फाइबर। सूत्र जो होते हैं, सूत्र, सूत्र का मतलब होता है छोटे फाइबर, छोटे टांके। आपने देखा होगा सिर के अंदर, खोपड़ी के अंदर छोटे छोटे टांके लगे होते हैं, छोटे छोटे टांके। ये छोटे छोटे टांके होते हैं, उनको सूत्र कहा जाता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, खोपड़ी में पाए जाते हैं। गतिशील जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, गतिशील जोड़ 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। इसका भी अपने वीडियो अलग से बनाया गया है। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो ये पीवट जॉइंट जो गर्दन में पाया जाता है, दूसरा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तीसरा हिप जॉइंट, चौथा कौन सा, अपने ये ग्लाइडिंग जॉइंट, और पांचवा कौन सा हो गया, ये जिसको बोलते सैडल जॉइंट, और छठा होता है कॉन्डिलोइड जॉइंट, जो अपने दोनों तरफ ये मूवमेंट करने की इजाजत देता है। ये 6 प्रकार के जॉइंट होते हैं शरीर में। शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है, सबसे बड़ा जोड़, कूल्हे का, कंधे का, घुटने का, टखने का। देखने से ऐसा लगता है कि कूल्हे का जोड़ शरीर का सबसे बड़ा जोड़ होगा, जबकि नहीं होता है। शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कौन सा होता है, टखने का जोड़ होता है। जोड़ों का चैंपियन कौन सा जोड़ है, कूल्हा, कंधा, घुटना, टखना। कूल्हा, कंधा, घुटना, टखना। घुटना सॉरी कंधे का जो जोड़ है, इसे जोड़ों का चैंपियन कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जोड़ों के अंदर जितने प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो के अंदर कि गति के आधार पर जोड़ों के प्रकार अलग मैटर है, और जोड़ों की गतियों के प्रकार अलग मैटर है। तो जोड़ों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, यानी कि 3 गतियां पाई जाती हैं, और तीनों तलों पर ये काम करता है। जैसे आप देख लो, आप एक बार कंधे को, इस कंधे में क्या है, ये आगे भी मूवमेंट कर सकता है कंधा, पीछे भी कर सकता है, ये दाएं बाएं भी कर सकता है, ये दाएं भी कर सकता है, ठीक है, ये अपनी जगह यूं भी घूम सकता है, और ये रोटेशन भी कर सकता है। तो इसमें सारे प्रकार के गुण पाए जाते हैं इस जोड़ के अंदर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जोड़ों का चैंपियन कहा जाता है। इस वीडियो में इतने करेंगे, धन्यवाद।